Hello students, how are you doing? Okay, I hope that all of you are fine. So I am Mukesh Rawat, PGT Physics from Kendriya Vidyalaya Chittorgarh, and we are here to study the new chapter of your physics, class 9th, and that is chapter number 9. The name of the chapter is Force and Laws of Motion. तो बच्चों ये एक बहुत फेमिलियर टॉपिक है. Laws of motion is something that you will be studying for the first time, but force is a very common topic and you have studied in your earlier class also. Class 8 की बात करें, चाहे उससे earlier classes की बात करें, you have a basic idea of what is force. You have already studied that anything which is push or pull that acts on a body is force. So, with this idea, let's move ahead. But before moving ahead, let us see a small video and enjoy it. ओके बच्चों, तो आई होप कि इन वीडियोस को देखने के साथ हमें एक बेसिक आइडिया लग गया. तो आपने इन वीडियोस में 5 वीडियोस जो देखे हैं, हम कोशिश करते हैं कि कुछ इन्फ्रेंस हम इनसे ड्रॉ करें. पहला केस था द स्कूटर एंड जीप. तो आपने देखा था दैट द चाइल्ड वॉज पुशिंग द स्कूटर एंड जीप. So because of that pushing, the scooter or jeep started moving. Earlier to that, it was at rest. तो आपने देखा था कि कोई भी बॉडी अगर वो अपने रेस्ट पर है, then the force is required to move it. तो फर्स्ट केस आप लोग इससे इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे? फर्स्ट केस इज दैट force is something which is required. Force is required to move a body at rest. Okay, so ये एग्जांपल, ये जो वीडियो आपने देखा था जहां वो बच्चा उस स्कूटर को पुश करता है या जीप को पुश करता है, तो वो स्कूटर और जीप क्या करने लगती है? मूव करने लगती है. ओके, सेकेंड एग्जांपल जो आपने देखा, द बॉल एंड फुटबॉल. अच्छा बच्चों, आपने क्रिकेट देखा है. क्रिकेट में क्या होता है, जब बॉलर या कोई फील्डर बॉल को कैच करता है, बैट्समैन हिट करता है, और जब वो फील्डर उसको कैच करता है या विकेट कीपर जब उसको कैच करता है, तो बॉल जो स्पीड में चल रही थी उसको उसने क्या कर दिया? रोक दिया. दैट मीन्स दैट फोर्स इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर स्टॉपिंग अ बॉडी विच इज ऑलरेडी मूविंग. वही हुआ था, आपने वीडियो में देखा था, उस बच्चे ने वो फुटबॉल को पकड़ा, ऐसे ही वो जो दूसरी बॉल थी उसको भी उसने पकड़ा, तो वो जो बॉल मूव कर रही थी उसने उसको बाय द फोर्स ऑफ हिज हैंड ही हैज स्टॉप्ड दैट बॉल. सो सेकंड थिंग इज द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप a moving body. All right, तो ये आपका सेकेंड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल था बच्चों साइकिल. ओके, यू हैव सीन कि अगर आपको जब आपने साइकिल चलाया होगा, तो जब भी आप साइकिल चलाते हो और आपको जल्दी पहुंचना कहीं, तो यू स्टार्ट पैडलिंग फास्ट. ओके, जब फास्ट पैडलिंग करते हो उससे क्या होता है? द स्पीड ऑफ द साइकिल इंक्रीजेस. दैट मीन्स दैट extra force is required to increase the speed of a body which is already moving.
सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। थर्ड इन्फ्रेंस क्या निकला साइकिल वाले एग्जांपल से, दैट द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। अच्छा, ये स्पीड ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा। अगर आपको रुकना है, एक ट्रेन को जब स्टेशन पे रुकना होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जो ब्रेक्स लगाते हैं, ऐसी साइकिल के भी आप ब्रेक लगाएंगे, मोटरसाइकिल में भी आप ब्रेक लगाते हैं, कार के ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे जाकर के वो साइकिल या कार अपनी जगह पे जाके रुक जाती है। इसका मतलब स्पीड को कम करना हो या स्पीड को बढ़ाना हो, दोनों जगह फोर्स इज रिक्वायर्ड। ओके, द फोर्थ एग्जांपल इज द बॉय विद द बैट। ओके, व्हाट हैपेंड, क्रिकेट में आपने देखा विराट कोहली खेल रहा है, वहां से बॉलर ने बॉल किया तो उसने उसको क्या किया, गाइड किया। बॉल की डायरेक्शन जो ऐसे स्ट्रेट आ रही थी उसको उसने गाइड किया और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। So you have seen that similarly the boy guided the ball. It means what? The force is also necessary to change the direction. Okay, this is very important, to change the direction of the body. बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसकी अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी हमको क्या रिक्वायरमेंट है, फोर्स। सो द फोर्थ एग्जांपल, द फोर्थ वीडियो टेल्स यू दैट फोर्स is required to change the direction, okay, of what? Of moving body. All right, the fifth one was polybag. polybag वीडियो आपने देखा, वो बच्चा क्या कर रहा था, उस पॉलीबैग के अंदर, पॉलीथीन के अंदर जैसे ही उसने एयर फिल किया तो वो पॉलीबैग क्या करने लगा, उसका जो शेप था वो चेंज हो गया। इसी तरीके से बलून आप ले सकते हैं। बलून में जब आप एयर फिल करते हैं, जब आप एयर फिल कर रहे हो बलून में, तो बलून क्या करता है, एक्सपैंड करता है। उसका जो ओरिजिनल शेप था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इनवर्ड उसके वॉल्स के ऊपर, बलून की वॉल्स पे इनसाइड में देयर वाज ए फोर्स व्हिच इज अप्लाइड। ये फोर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ, टू चेंज इट्स शेप। सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर में रोटी बनती है तो रोटी के लिए भी क्या होता है, उसको गोल करने के लिए, फ्लैट करने के लिए आप प्रेशर, उस पे फोर्स लगा रहे होते हो ना, फोर्स लगा रहे हो आप, फोर्स लगाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जो डो है, जो आपका आटा है, वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है और एक प्लेन आपके लिए रोटी चपाती बनने के लिए तैयार हो जाती है। दैट मीन्स दैट फोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो जो फिफ्थ एग्जाम्पल है पॉलीबैग का, यहाँ जगह कम है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं वापस, ये आपने नोट कर लिया है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज, सो आई विल रिमूव दिस, आई विल राइट फिफ्थ पॉइंट हियर। सो द फिफ्थ पॉइंट इज फोर्स is needed to change the shape or size of the body। तो बच्चों अभी हमने फोर्स को डिटेल में, अभी हमने इसको डिफाइन करने के लिए ये 5 जो डिफरेंट एग्जांपल्स लिए, इन पांचों एग्जाम्पल से हमको ये क्लैरिफाई हो जाता है कि फोर्स विच वाज द पुश और पुल, इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज 5 थिंग्स। फर्स्ट थिंग, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। नंबर 1, कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है उसको मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ऑलरेडी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए भी क्या चाहिए, फोर्स की रिक्वायरमेंट। नंबर 3, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी चल रही है उसकी स्पीड को ज्यादा या कम करने के लिए भी हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट, सेकेंड लास्ट, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। देखा था आपने, गाइड कर दिया था बैट्समैन ने बॉल को, तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी ऑल्सो। एंड द लास्ट पॉइंट इज फोर्स इज नीडेड टू चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से नाउ वी आर इन पोजीशन
to define force. So how we can define force? We can define force as, let me rub this. आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो I can rub it. Okay. So now we can write that force is an external effort. Force is an external effort. Okay, फोर्स एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगाने वाला, एफर्ट मतलब जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उसमें पुश और पुल के रूप में जो हम लोग उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज द एफर्ट. तो फोर्स इज द एक्सटर्नल, बाहर से लगाया गया एफर्ट which may move a body at rest, all right, or stop a moving body or change its speed or change the speed of the moving body or change the direction of the moving body and finally it can change the shape or size of the moving body or change the shape or size of the body. All right, so earlier we defined force as push or pull, which is also true, but now we have elaborated it, we have explained it, that force is something which is known as an external effort which may move a body at rest. This is my point number 1, you may see that, which may move a body at rest, or number 2, stop a moving body or change the speed of the moving body, or it can also change the direction of the moving body, and finally it can also change the shape or size of the moving body. So let us move to the, with this keeping in mind, so we'll move to the next point. Okay, so now students, we should understand that how many types of forces are there. So basically in general we'll define 2 types of forces. First is the balanced forces and the other one is unbalanced forces. So let us understand that. So you may have written this, so I can rub it. Okay. So balanced forces, जैसा कि नाम पता चल रहा है, बैलेंस फोर्सेस क्या होंगे बच्चे? जो फोर्स बैलेंस यानी कि जैसे तराजू में देखा है बैलेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस. यानी कि यहां अगर मैंने 1 किलो का यहां पर वेट रखा है, तो दूसरी तरफ 1 किलो जो भी आइटम आपको लेना हो वो रखते हो आप, है ना. आपको यहां पर अगर शुगर लेनी है तो शुगर रखेंगे 1 kg. सो दिस इज बैलेंस्ड. सिमिलरली बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होंगे? तो लेट अस स्टडी दैट. सो यू राइट बैलेंस्ड and unbalanced forces. Balanced and unbalanced forces. So what do we mean by balanced forces? Just see example. अभी मेरे पास में बच्चों ये है डस्टर. ओके, इस डस्टर को
मैं एक साइड से फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगा, ये मूव कर जाएगा आगे। अगर ये फोर्स सफिशिएंट है इसको मूव करने के लिए, सो इट विल स्टार्ट मूविंग। सो ये पहले रेस्ट पे था। पर बच्चों अगर मैंने सामने से भी सेम फोर्स लगाया, इसके जस्ट सामने से सेम फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है पर इक्वल है, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज the force which was acting from this side is balanced by the force which was acting on the other side, provided the line of action of these two forces is same. Are you getting me? So we'll just see it. अगर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, okay, this is my object, जो डस्टर था, so I am pushing it from this side. So let us say this force is my F1. F1 is the force which is pushing it from the, let us say this is the left side. So left side से जो force लग रहा है उसको push कर रहा है वो है F1। एक simultaneous दूसरा force मैं सामने से लगा रहा हूं और that is F2। ठीक है, इस बॉडी पे जो सामने से जो दूसरा फोर्स लगाया है ये आपका डस्टर है। तो अगर मेरा फोर्स F1 इक्वल्स टू F2, फर्स्ट ये याद रखना है, number 1, if my force F1 is equal to F2, and number 2, the line of action is same. Number 2 is line of action of F1 and F2 is same. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है बच्चों कि जिस लाइन में मैं F1 फोर्स लगा रहा हूं उसी के अपोजिट उसी लाइन में F2 फोर्स भी लगना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज F1 को F2 के इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड का मतलब है फोर्स जो है, जितना मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, फॉर एग्जांपल 20, उसकी यूनिट क्या होती है? वी विल आल्सो डिस्कस दैट। एक्चुअली इट इज गिवन बाय न्यूटन। सो अगर मैंने यहां से 20 न्यूटन लगाया तो सामने से भी 20 न्यूटन लगना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड थिंग, दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। द फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। फर्स्ट कंडीशन, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो अपोजिट है इसका मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 एंड F2 इज सेम। दोनों अपोजिट तो होंगे पर उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर ये फोर्स F2 इस जगह पे लग रहा होता ऊपर, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन में मैच होता क्या? लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक ही लाइन में थे क्या? नहीं थे, तो ये बॉडी मूव कर सकती थी क्योंकि उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ये बात आपको क्लियर हुई? तो ऐसे फोर्सेस जो इक्वल और अपोजिट हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो, ऐसे फोर्सेस क्या कहलाएंगे? दे विल बी आवर बैलेंस्ड फोर्सेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्सेस? Balanced forces are the forces in this case F1 and F2, okay, the forces which act on a body in opposite direction such that their magnitude and line of action is same, then such forces are known as balanced forces. So what are the balanced forces here? F1 and F2 are the balanced forces. Again we will read the example, read the definition. The definition says that the forces which act on a body in opposite direction, so F1 और ये F2 opposite directions है, such that their magnitude is same. magnitude मतलब ये 20 न्यूटन है तो ये भी कितना होना चाहिए? 20। तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20। such that their magnitude and the line of action समझ आया क्या? exactly opposite same line पर लगना चाहिए।
Okay, such that their magnitude and line of action is same. Such forces are known as balanced forces. समझ आया बच्चों? अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होंगे. अच्छा, बैलेंस फोर्सेस का और एग्जांपल आप बता सकते हो? टग ऑफ वॉर. देखो, टग ऑफ वॉर में क्या होता है? बैलेंस फोर्सेस का ही एक और एग्जांपल है टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर क्या होता है? रस्सा खींच, दोनों तरफ से, इस तरफ 4 आदमी, इस तरफ 4 आदमी, है ना? तो एक रोप है. Let us say A to B, one rope is there. तो A is pushed by few persons. यहां से आप इसको खींच रहे हो, तो आप एक फोर्स लगा रहे हो इस तरफ, अपनी तरफ. A वाली जो टीम है वो अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही है. इसी तरीके से B वाली टीम है, वो एक अपनी तरफ फोर्स लगा रही है. तो अगर ये फोर्सेस F1 इक्वल हो जाए F2 के, वापस F1 किसके इक्वल हो जाए? F2 के. ये क्या बता रहा हूं मैं? टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर क्या बोलते हैं इसको? रस्सा खींच, टग ऑफ वॉर. उसमें क्या होगा? F1 अगर F2 के इक्वल है, दूसरा इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, रोप की लाइन है, तो लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है. सो इफ F1 इज इक्वल टू F2 एंड सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन विच इज ऑलवेज सेम, हियर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, in that cases F1 and F2 will be, F1 and F2 are the balanced forces. All right, समझ आ गया बच्चों? ओके, सो बच्चों अभी हमने बैलेंस फोर्सेस देखा था. अब हम देखते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है. तो एग्जांपल हमारे पास में वही है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस देखते हैं. अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, सपोज द सेम डस्टर, इस डस्टर पे जो ये F1 फोर्स लग रहा है, ये F2 से, एग्जाम्पल अगर इसको हमने लिया कि ये F2 से ज्यादा है, F1 is more than F2. So let us say this is your F1 and this is your F2 and F1 is greater than F2. Okay, in that case what will happen? In that case the body may move in this direction if we are able to cope up with the frictional forces. Suppose अभी हम friction 0 मानते हैं. Let us say the friction is 0. अभी हम friction नहीं ले रहे, friction में आगे जाके हम स्टडी करेंगे. friction क्या है? It is an opposing force between the surface and the body. If the friction is 0, if my F1 is greater than F2, then what will happen? Then the body will start moving. In what direction? In the direction in which F1 is applying. F1 जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी. अगर ये फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे. ओके, सिमिलरली अगर मेरा F2 ज्यादा होता है F1 से, उस केस में क्या होगा? उस केस में बॉडी कहां मूव करेगी? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ F2. तो ये जो बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? दिस इज द डायरेक्शन इन विच द नेट फोर्स इज एक्टिंग. दैट नेट फोर्स इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स. ओके, सो रिजल्टेंट फोर्स is acting in this direction. Similarly here the resultant force will be acting in opposite direction. Now one thing, in the balanced force we have seen that F1 is equal to, F1 was equal to F2. दोनों तरफ सेम थे, लाइन ऑफ एक्शन सेम था, दोनों तरफ फोर्सेस भी इक्वल एंड अपोजिट थे. That means what? F1 minus F2 is equal to 0. F2 को इस तरफ लाओ. यहां F1 F2 से बड़ा है, यहां F2 F1 से बड़ा है. इसका मतलब यह है कि इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस द फोर्सेस आर नॉट गेटिंग कैंसल्ड. दैट मींस देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स which depends upon which force is greater. That means F1 minus F2 in case of unbalanced forces is not equal to 0. It is not equal to 0. ये बात आपको समझ आया? Not equal to 0 because F1 is not equal to F2. So resultant force is not equal to 0. So if let us say
F1 minus F2 is your the resultant force is F. रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबट्रैक्ट कर लो। तो यहां F1 बड़ा है F2 से, तो F1 माइनस F2 क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा ना, F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 क्या होगा? पॉजिटिव। सिमिलरली F2 F1 से बड़ा है तो F1 माइनस F2 क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि F2 बड़ा है। सो in both the cases either you are getting positive or negative, you are not getting zero, you are getting a non-zero resultant force. So now we are able to understand and define the unbalanced forces. One more thing you should know, what will happen if the forces acts in the same direction? Suppose this is F1 and this is F2, they are both acting in the same direction. F1 भी इस तरफ लगा रहा हूं और F2 भी इसी तरफ लगा रहा हूं, दोनों फोर्सेस इस तरफ लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? उस समय आप माइनस तो करेंगे नहीं क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स विल बी F1 प्लस F2, एंड सिंस दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन अगेन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आ रहा है क्या? इट इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो नाउ वी कैन डिफाइन द unbalanced forces. Unbalanced forces are what? So we can now define that. The most important condition is F1 minus F2 should not be equal to zero. That means the resultant force is not equal to zero. This is the most important condition. So when the forces acting on a body does not get cancelled, due to which there is a non-zero net or resultant force acting on a body, then such forces are called unbalanced forces. Okay, so this is the balanced and unbalanced forces. Suppose you have to write differences between balanced and unbalanced forces, so we can write it down. We can write it down in a very fast way. So I will keep the unbalanced forces on this side and I will keep the balanced forces on that side. So let me write it now. Quickly we will find out what are the differences. These are the unbalanced forces and this is a balanced force. Balanced forces. Okay. So what are the basic differences? Number one, in the unbalanced forces, the resultant force, जिसको हम बोलते हैं net force, is non-zero. That means what? F1 minus F2 is not equal to zero, or F1 plus F2 is not equal to zero, depending upon the forces which are acting. Secondly, in case of balanced force, resultant क्या लग रहा था? रिजल्टेंट जीरो, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. Okay, second most important thing is that since there is some resultant force acting on this body, तो अगर ये बॉडी रुकी भी है, फ्रिक्शन को अभी मैं नहीं ले रहा हूं, अगर ये बॉडी रुकी हुई है तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी को क्या कर देगा? मूव कर देगा. अगर ये बॉडी चल रही होगी और रिजल्टेंट फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स इसको रोक भी सकता है. इसका मतलब यह है कि एक बॉडी की पोजीशन रेस्ट से निकालने में, यानी रेस्ट से उसको मूव करने के लिए भी अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है और रेस्ट पे लाने के लिए भी अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है. बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द
state of motion of a body. If the body is at rest, दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लगेंगे तो रेस्ट पे ही रहेगी. अगर ये बॉडी मूव कर रही है और दोनों तरफ से बैलेंस फोर्सेस लगेंगे तो भी मूव करती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बैलेंस फोर्स, इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी. लेकिन यहां क्या होगा, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी. So now I think you are clear with the concept of balanced forces as well as unbalanced forces. So students, please write this again and इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा. So तब तक के लिए we will take leave and we'll meet in the next session. तब तक के लिए goodbye.